हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके लिए तैयार हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे कि वही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूजीसी नेट का जो 26 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी का सेकंड पेपर, उससे संबंधित आपके इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने वाले हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पूरी वीडियो नहीं, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी मीडियम की तरफ से दिए जा रहे हैं सबको आप लगाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? प्राचल से, शोरसेनी से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से? तो आपको पता है कि सी आंसर इसका सही है। अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब हम इन भाषाओं की भी उत्पत्ति देख लेते हैं, किन किन अपभ्रंश से हुई है। प्राचल की जो हुई है वह सिंधी से हुई है। पश्चिमी हिंदी की जो हुई है वह शौरसेनी से हुई है। और बिहारी की जो हुई है वो मागधी से हुई है। यानी कि बिहारी हिंदी जो है उसकी मागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी की शौरसेनी अपभ्रंश से और सिंधी की प्राचल अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, और ये सब क्या हैं? उपभाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर अवधी? तो जो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर क्षेत्र हैं वह खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल दी गई है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा क्षेत्र में आते हैं, जबकि आगरा, मथुरा, ब्रजभाषा क्षेत्र, इटावा, हरदोई, कन्नौजी बोली के क्षेत्र, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच आदि अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर जो हिंदी की तरफ से आपको तैयारी कराई जा रही है नेट के लिए, तो उसमें क्या है, आपके एक आंसर के साथ जो बाकी के 3 ऑप्शन होते हैं उससे भी संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 200 वैष्णव बामन की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बघेली? तो दोस्तों इतना याद रखिएगा आप कि 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखी। और किसकी लिखी? जितने भी वैष्णव थे उनके बारे में इसमें लिखा गया। विठलनाथ जी और उनके बारे में, सबके बारे में गोकुलनाथ ने लिखा था, जो उनके पुत्र थे। तो उस वक्त जो साहित्यिक भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा में ही ये लिखा गया। तो इतना कनेक्ट करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। 252 वैष्णव की वार्ता ब्रजभाषा की है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी इन्हीं की है। ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ठीक है, और इनके ये पोते थे गोकुलनाथ जी। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। तो इतिहास लेखन की सबसे ज़्यादा विकसित पद्धति रही है वह विधेयवादी पद्धति रही है। चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का ही अनुसरण अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है वह बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवीर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नहीं, केवल साहित्य का इतिहास दर्शन है, हिंदी नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी में जो है, बाकी ने जो लिखे हैं और वो नलिन विलोचन शर्मा का है। और बाकी इतिहास देखते हैं इन्होंने कौन कौन से इतिहास लिखे हैं। विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर नामवीर सिंह का दूसरी परंपरा की खोज है। डॉक्टर विनय मोहन का हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ दिया गया है वह अशुद्ध शब्द है, जबकि साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि बच्चन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है 1865, 1868, 1880, 1879। तो कवि बच्चन सुधा जो पत्रिका निकलती ही वह 1868 में शुभारंभ हुआ था, यानी कि प्रकाशन का आरंभ हुआ था। कवि बच्चन सुधा पत्रिका का आरंभ जो है 1868 में है प्रकाशन आरंभ। यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। इसके अतिरिक्त बालबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रों का संपादन भारतेंदु जी ने ही किया था। इनको भी देखिए ये कहाँ से निकाली जाती थी, ये तो आपको पता चल गया कि इसका प्रकाशन आरंभ तब हुआ और ये काशी से निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ में उन्होंने कालों का नामकरण किया है वह युग प्रवृत्ति के नाम पर किया है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, इस तरह से, है ना, आधुनिक काल, युग के नाम पर। तो आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में, बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बताया है, और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब यहाँ पर ये हमें सीक्वेंस से लगाने हैं, तो देख लीजिए। बिसल देव रासो पृथ्वीराजो हमीरासो खमान रासो पृथ्वीराजो बिसल देव रासो हमीरासो खमान रासो बिसल देव रासो पृथ्वीराजो हमीरासो पृथ्वीराज रासो बिसल देव रासो खमान रासो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें जो आंसर आपका जाएगा हुमन रासो बीसल देवरासो हमीरासो जाएगा, यानी कि आपका सी आंसर इसमें सही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, खुमान रासो बीसल देवरासो पृथ्वीराज रासो हमीर रासो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने कौन से हैं? सरहपा है, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, कडप्पा राम। तो बिल्कुल सही आपको ने पहचाना कर, सरहपा को माना जाता है। सिद्धों और नाथों में भी सबसे पुराने सरहपा हैं। ठीक है, अगर सिद्धों का अलग से पूछा जाए तो तब भी सरहपा है, नाथों को अलग से पूछा जाए तो मच्छिंद्रनाथ को या गोरखनाथ को प्रथम माना जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सिद्धों नाथों में सबसे पुराने सरहपा सिद्धों से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। सिद्ध पहले आए और नाथ बाद में आए, जिसके प्रणेता गोरखनाथ जी थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया और इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। कडप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमेशा बनता है और इनका कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। निम्बक आचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। सभी को पता है कि जो द्वैतवाद है वह निम्बकाचार्य का है, और बाकी का हम यहाँ देखते हैं। निम्बकाचार्य द्वैतवाद कौन सी संप्रदाय के? सनकादि के। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, इनकी संप्रदाय श्री। माधवाचार्य द्वैतवाद, इनकी संप्रदाय ब्रह्म। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, इनकी रुद्र। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, इनका भी रुद्र। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना? मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना रही है पद्मावत। चलिए डिटेल यहाँ पर चेक करते हैं, जो कि 15 लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा है और इसके खंड हैं यहाँ पर 57 दिया गया है, लेकिन 57 नहीं है। थोड़ा मॉइस्चर आ रखा है आज इस पर फ़ोन पर, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, ये इसमें जो है 69 खंड है, 57 नहीं है। और मृगावती कुतुबन के द्वारा, मधुमालती मंजन के द्वारा, और आपका ये माधव कामकंदला ये आलम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये व्यवस्थित करना है। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई रसखान, स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई रसखान, सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी रसखान, स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई। तो सबसे पहले जो आए हैं स्वामी हरिदास, फिर सूरदास, फिर मीराबाई रसखान, फिर आए हैं यहाँ पर देख लीजिए स्वामी हरिदास जो हैं, सूरदास, मीराबाई और रसखान, इस तरह से इनका जन्म काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समझने की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो सभी को पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कथन कहा गया है। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आए। उनका सारा समन्वय, सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। शेष अन्य 3 आलोचकों के नाम इस कथन से संगत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कवियों का कालक्रम लगाना है, जीवन का आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, भूषण मतीराम बिहारी देव, मतीराम भूषण बिहारी देव, बिहारी मतीराम भूषण देव, बिहारी मतीराम और आपके भूषण मतीराम देव। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका यहाँ पर डिटेल। सबसे पहले बिहारी आते हैं, फिर भूषण, फिर मतीराम, फिर देव। यहाँ इनके जन्म काल के अनुसार इनको आप देख सकते हैं कि कौन सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि ये 1500, फिर ये 1600, फिर ये 1600, फिर ये 1600। ठीक है, चलिए आगे।
देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, सरदार सुखलाल, भारतेंदु, ईशा अल्लाह खां। सभी को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। यहाँ पर डिटेल है, चेक करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था और इनके बाकी के लेख बता दिए गए हैं। जो नियाज ये क्वेश्चन ही बनता है कि नियाज किसको कहा जाता है, तो मुंशी सदा सुखलाल है जो अपने नाम के पीछे नियाज लगाते हैं। सुखसागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लिए दूसरा नाम भी आता है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते थे। यहाँ पर डिटेल है, इसे चेक करते हैं। इस पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ था 1876 अलीगढ़ से हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिए। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सन इनका याद करना, कहाँ से इनका प्रकाशन होता था, और यह पत्रिका मासिक थी, साप्ताहिक थी या दैनिक थी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे, इसको भी याद रखिए। विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी करते थे और ये 1982 में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साहित्य जनसुंबी के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बहुत ईजी प्रश्न है और आपके सिलेबस में भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह निबंध है और यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। निबंधकार है उनका आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टिल भी कहा है, ये भी याद रखिए, ठीक है। हिंदी का स्टिल किसको कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है। और फिर इनके प्रमुख निबंध है चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, रुचि, आशा। इनके ये वाला माल विवाह, एक अनोखा स्वप्न जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की दृष्टि होती है, कैसी? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो परमात्मा पढ़ने की छाया में की सृष्टि होती है, तो यह कथन किसने कहा है? तो इस कथन के बारे में आपको बताना है, जल्दी से सोच लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा तो बिल्कुल सही है। तो यह कथन तो हो गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अब हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है छायावाद इस सूत्र के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली की पद्धति विशेष के व्यापक के अर्थ में। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है छायावाद सूत्र के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जस्ट इनके अपोजिट कहा है कि सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता, सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो उन्होंने तो कहा है छायावाद के प्रति नहीं है, और ये सूक्ष्म विद्रोह किसके प्रति रहा है? थोथी नैतिकता के प्रति, रूढ़िवादिता के प्रति, सामंती बंधनों के प्रति रहा है। तो इसका डिफरेंस थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए और इसको तैयार कीजिए। चलिए आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं कितने? 26, ठीक है। तो आप अगली वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही सुपर फास्ट अपना रिवीजन करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए। उसके साथ आपके लाइक करिए और शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। कमेंट हमारे लिए, लाइक अपने लिए, ये आपको पसंद आया, और शेयर उनके लिए जिन तक ये कंटेंट हमारे और तुम्हारे द्वारा पहुँचेगा, हमारे और आपके थ्रू ही पहुँचता है शेयर करने के बाद। और क्या करना है, बेल आइकन हिट करना है, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो के और सुपर फास्ट रिवीजन का तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।